टेक्सास मेरे दोस्तों इस्लामीकरण के खिलाफ लड़ रहा है। तो हम सब जानते हैं कि इस्लामिस्ट जाग गए हैं और वे सोच रहे हैं हमें मुस्लिम राज्यों की संख्या पर्याप्त नहीं लगती। अब जब यूरोप में हम सफल हो गए हैं तो क्यों ना हम पूरे अमेरिका पर कब्जा कर लें। और वे सोचते हैं हमें कहां से शुरू करना चाहिए। ठीक है, न्यूयॉर्क में मेयर नियुक्त करते हैं, लेकिन असली कब्जा टेक्सास में बुनियादी ढांचे के साथ करें, क्योंकि टेक्सास बंदूकधारी ताकतवर लोगों का गढ़ है। और अगर हम सच में टेक्सास पर कब्जा कर लेते हैं तो फिर हमारे लिए कोई और शहर सुरक्षित नहीं रहेगा। उन्होंने यही किया। फर्क बस इतना था कि वे तैयार नहीं थे कि टेक्सास के लोग सच में आजादी पसंद करते हैं और जवाब देने में सक्षम हैं। और यही हो रहा है। इस्लामिस्ट कुछ करने की कोशिश करते हैं और टेक्सास के लोग कहते हैं बिल्कुल नहीं। इस्लामिस्ट कुछ और करने की कोशिश करते हैं तो टेक्सास के लोग कहते हैं बिल्कुल नहीं, हम ये होने नहीं देंगे। लगातार बहस है कि इस्लामिस्ट उन पर मस्जिदें बनाना, शरिया कानून लागू करना या स्कूलों में चीजें साझा करने जैसी चीजें थोपने की कोशिश करते हैं। टेक्सास के लोग कहते हैं हम ये होने नहीं देंगे। मुझे ये पसंद है क्योंकि ये बताता है कि आप अपने शहर में कैसे मुकाबला कर सकते हैं। आइए हाल ही में टेक्सास में जो कुछ हुआ है उनमें से कुछ चीज़ों की समीक्षा करते हैं, क्योंकि मैं तो पूरी तरह उनके साथ हूँ। सबसे पहले टेक्सास के लिए ये एक बड़ी जीत है। अपील कोर्ट। टेक्सास अब संघीय मंजूरी के बिना अवैध प्रवासियों को गिरफ्तार कर देश से निकाल सकता है। ये क्यों महत्वपूर्ण है? देखिए, जिस दिन ट्रंप प्रशासन अब ट्रंप प्रशासन नहीं रहेगा और संभव है कि कुछ पागल लोग, सच में पागल लोग सत्ता में आ जाएं। एएलसी, चलिए आप जानती है, न्यूज़ वगैरह। फिर टेक्सास ऐसी स्थिति में होना चाहता है कि वे कह सके नहीं 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 नहीं, हम एओसी कमला फ्रॉम हैरिस जैसे पागलों को नहीं चाहते। हम संघीय मंजूरी का इंतजार नहीं करेंगे। हम नहीं चाहते कि ये अवैध लोग शहर में आए। बहुत हो गया। वे यहाँ काबिज होने की कोशिश कर रहे हैं। इस आदमी की बात सुनिए। फ्रिस्को सिटी काउंसिल मीटिंग में पादरी एक नए इस्लामवादी का मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि इस्लाम की विचारधारा अमेरिकी मूल्यों के खिलाफ है, क्योंकि ये सिर्फ धर्म नहीं, जीवन शैली है। आइए उनके कुछ तथ्यों को सुने। हर वो चीज जो अमेरिकियों के लिए प्रिय है। इस्लाम एक जीवन शैली है, सिर्फ धर्म नहीं। अभी आपने जिस व्यक्ति को देखा, ब्रैंडन बर्डन, उन्होंने कल रात फ्रिस्को सिटी काउंसिल मीटिंग में जबरदस्त प्रदर्शन किया। अगर आपने कल रात मिस कर दिया तो फ्रिस्को शहर ने ये वोट किया कि एक मुस्लिम मस्जिद और 2 भारतीय धार्मिक मंदिरों की स्थापना या निर्माण पूरा किया जाए या नहीं। अब मैं आगे बढ़कर आपको और दिखाऊंगा कि उन्होंने क्या कहा, और ये वाकई इंतजार के लायक है। तो बस बैठ जाइए, आराम से रहिए और इस व्यक्ति को देखिए। इस व्यक्ति ने कमाल कर दिया। नमस्ते, मेरा नाम ब्रैंडन बर्डन है। मैं 25 साल से फ्रिस्को में पादरी हूँ। एक ईसाई के रूप में बाइबल मुझे सभी लोगों, हर राष्ट्र, हर कबीले और हर भाषा भाषी से प्रेम करने का आदेश देती है। तो मैं आज रात ये कहकर शुरू करना चाहता हूँ कि मैं सभी लोगों से प्रेम करता हूँ और मैं मुस्लिम लोगों से भी प्रेम करता हूँ और भगवान भी मुस्लिम लोगों से प्रेम करते हैं, लेकिन मुझे उनकी विचारधारा को लेकर थोड़ी चिंता है। अगर मुस्लिम लोग अमेरिका आते हैं तो वही अमेरिकी सपना है और मैं इसकी सराहना करता हूँ, लेकिन उन्हें यहाँ की संस्कृति में घुलना मिलना चाहिए, न कि इसे अपने कब्जे में लेना चाहिए। मुझे ये शुरुआत पसंद आई, क्योंकि कई लोगों को सिर्फ अजीब सी असहजता महसूस होती है कि इस्लामवादी क्या कर रहे हैं। जो दिखता है हम कब्जा देख सकते हैं, लेकिन साथ ही ये सोचकर असहज होते हैं कि कहीं हम नस्लवादी या किसी समुदाय से नफरत करने वाले तो नहीं, क्योंकि हम इंसानों से प्यार करते हैं। मैं भी उन्हीं में हूँ। मुझे इस पर बात करना पसंद है, इसलिए कहना गलत है कि हम सचमुच नफरत करने वाले हैं। हम इंसानों को पसंद करने में विश्वास रखते हैं। बस ये बात समझनी होगी कि यहाँ थोड़ी सी समस्या है, बस एक छोटी सी। इस्लाम की विचारधारा उन सभी चीज़ों के खिलाफ है जिन्हें हम अमेरिकियों के तौर पर बहुत मानते हैं, क्योंकि इस्लाम एक जीवन शैली है। यह सिर्फ एक धर्म से कहीं बढ़कर है। धर्म का अर्थ है विश्वास, प्रतीक और प्रथाओं की वह व्यवस्था जो पवित्र या अलौकिक पर केंद्रित हो। मुझे इससे दिक्कत नहीं, लेकिन एक राजनीतिक समूह, व्यक्तियों का ऐसा संगठन होता है जो साझा विचारधाराओं या नीतिगत लक्ष्यों के आधार पर एकजुट होते हैं ताकि सरकार के भीतर सत्ता प्राप्त कर सकें और उसका उपयोग कर सकें। इस्लाम सिर्फ एक धर्म नहीं है, यह एक धर्म भी है और एक राज्य भी। ये सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था है जो अपने एजेंडे के लिए देवता का उपयोग करती है। मेरी चिंता है कि इस्लाम संविधान के अनुकूल नहीं है। ये अनुकूल नहीं है, और यही वो हिस्सा है जिससे लोग वास्तव में संघर्ष करते हैं। एक धर्म के रूप में हम धार्मिक स्वतंत्रता को पसंद करते हैं। हम धार्मिक स्वतंत्रता को इतना पसंद करते हैं कि इस्लामीकरण उजागर करने को तैयार है, क्योंकि उसे धार्मिक स्वतंत्रता पसंद नहीं, क्योंकि वे एक राजनीतिक समूह है जो अपने धर्म का इस्तेमाल इसे छुपाने और आप और मेरे जैसे लोगों के लिए इसे लेकर असहज महसूस कराने के लिए करते हैं, ताकि हम खुलकर ये ना कह सकें कि हमें इससे समस्या है। ये एक राजनीतिक आंदोलन है, बस इतना ही, सरल, आसान। या अगर आप इसे नहीं मानना चाहते तो ये एक ऐसा धर्म है जो मानता है कि किसी और को कोई धार्मिक स्वतंत्रता नहीं मिलनी चाहिए, इसलिए ये उस मूल्य को छीन लेता है जिसकी हमें सबसे ज्यादा परवाह है, यानी सबसे ऊपर स्वतंत्रता, ताकि लोग धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त कर सकें। इस्लामी धर्मशास्त्र दुनिया को 2 हिस्सों में बांटता है जो हमेशा संघर्ष में रहते हैं।
मेरी समस्या यह है कि जिहाद उन पर थोपा जाता है जो इसके लिए तैयार नहीं होते, न कि धर्म की ओर लाने की कोशिश के जरिए। ये किसी पर विश्वास थोपना है। मुझे चिंता है कि यह पहले संशोधन जो धर्म की स्वतंत्रता की रक्षा करता है के खिलाफ है। इस्लाम में यह प्रथा स्वीकार्य नहीं है। और इसी के बारे में मैंने आज रात सिटी काउंसिल से अनुरोध किया कि वे देखें कि मेट्रोप्लेक्स में पहले ही कितनी मस्जिदें बन चुकी हैं। सलाह टोमेटिक के अनुसार, जो मस्जिदों और इस्लामी स्कूलों के लिए एक व्यापक मार्गदर्शिका है, उनकी वेबसाइट डायरेक्टरी दिखाती है कि सिर्फ डलस फोर्ट वर्थ में ही पहले से 74 मस्जिदें हैं, ह्यूस्टन में 95, ऑस्टिन में 14, टेक्सास में कुल 235 मस्जिदें हैं। अगर इमाम सिर्फ कुरान पढ़ाते तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन वे सिर्फ कुरान ही नहीं पढ़ा रहे हैं, वे हदीसें भी पढ़ा रहे हैं, यानी मोहम्मद के कथन और मोहम्मद की जीवनी भी पढ़ा रहे हैं, जो 40% धार्मिक है लेकिन 60% राजनीतिक है। ये संस्कृति का सामाजिक राजनीतिक अधिग्रहण है। और अगर हम टेक्सास में मस्जिद नंबर 236 को मंजूरी देते हैं और इस विचारधारा का विस्तार करते हैं, तो हम एक ऐसे मुकाम पर पहुंच जाएंगे जहां हम अपनी जीवन शैली या अपने संवैधानिक अधिकारों की अब और रक्षा नहीं कर पाएंगे। हमें इस तरह की बातचीत और ज्यादा करने की जरूरत है। नहीं नहीं नहीं, हमें और ज्यादा इस तरह की बातचीत की जरूरत है। उस आदमी ने इसे इतनी बेहतरीन तरीके से कहा। उसने हर बात बिल्कुल सही कही। उसने वही कहा जो हम सब महसूस कर रहे हैं। ये 256वीं मस्जिद का मामला है, उन्हें कब्जा न करने देना। असल बात यही है। अगर ये सिर्फ धर्म सिखाने के बारे में होता तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन ऐसा नहीं है। ये एक राजनीतिक विचारधारा के बारे में है, एक ऐसी राजनीतिक विचारधारा जो उन बातों के खिलाफ है जिन पर अमेरिकन विश्वास करते हैं। ठीक है, अब ये मेयस मिडल्टन है, टेक्सास अटॉर्नी जनरल के उम्मीदवार, जो शरीयत कानून को अपराध मानेंगे और कट्टरपंथी इस्लाम के खिलाफ जंग छेड़ेंगे। हम एक ईसाई राज्य हैं, बस बात खत्म। मैंने विदेशी दुश्मनों का सामना किया, चीन को जमीन खरीदने से रोका, सीमा सुरक्षा 3 गुना बढ़ाई, कार्टेल्स को आतंकवादी घोषित किया, और अब शरीयत कानून व इस्लामीकरण जैसे बड़े खतरों का सामना कर रहा हूं। मुझे ये बहुत पसंद आया। ये व्यक्ति शायद टेक्सास के नए अटॉर्नी जनरल उम्मीदवार बन सकते हैं। बाकी बातों पर भी बाद में आएंगे। सबसे पहले यहाँ आने के लिए धन्यवाद। हम विरोध में हैं और हम डटकर जवाब दे रहे हैं। मैं मीरा के हूँ, आपकी होस्ट, और अब बस बहुत हो गया है। अगर आप सब्सक्राइब करें, वीडियो प्रमोट करें और संदेश फैलाएं कि लोग अपने शहरों में चरमपंथी कब्जों से लड़ सकते हैं, तो हम आभारी रहेंगे। और हम इस वीडियो के हमारे प्रायोजक को जल्दी से धन्यवाद देना चाहते हैं। हमारे प्रायोजकों की वजह से ही हम आगे बढ़ सकते हैं और इस तरह की सामग्री बना सकते हैं। आज के प्रायोजक है कालशी। ऐप डाउनलोड करें, $10 खर्च पर डॉलर पाए, कोड एरा इस्तेमाल करें और अपनी भविष्यवाणी पर पैसा लगाएं। जो लोग नहीं जानते, कालची एक स्टॉक मार्केट है जहां भविष्यवाणी होती है और आप देख सकते हैं लोग क्या सोचते हैं। यहाँ देखें तो टेक्सास अटॉर्नी जनरल में मेयस मिलर की जीत की संभावना और बढ़ गई है। मैं जब कहती हूँ कि हम टेक्सास में हो रहे बदलाव से उत्साहित हैं, तो मेरा मतलब है कि ये जरूरी है ताकि लोग इन मुद्दों पर चर्चा करें और उन्हें सामने लाए। अब देखते हैं मेयस मिडल्टन क्या कहते हैं। इस्लामीकरण, आप जानते हैं, शरीयत कानून संगठित अपराध है, बस, और मैं इसे उसी तरह मानूंगा। मैंने कानून भी बदल दिया है ताकि ऐसे कट्टरपंथी मुस्लिम समूह जैसे कि केयर और मुस्लिम ब्रदरहुड टेक्सास में कोई भी संपत्ति ना खरीद सकें। ये एक बहुत ही सख्त जवाब है। मैं इसे कई हिस्सों में बांटना चाहता हूं कृपया, क्योंकि आपने जो कहा वो मेरे लिए बहुत दिलचस्प है। मैज, फिर से कार्यक्रम में आपका स्वागत है। पहला, शरीयत कानून को संगठित अपराध के रूप में देखना। क्या आप इसे विस्तार से समझा सकते हैं? ये दिलचस्प है। हमें यह सुनिश्चित करना है कि सभी समझें कि यह धार्मिक स्वतंत्रता का मामला नहीं है। ये पहला संशोधन का मुद्दा नहीं है, क्योंकि अगर वे अपनी विचारधारा के प्रति पूरी तरह से समर्पित हैं, और मैं इसे विचारधारा इसलिए कहता हूँ, कुरान में वे हमें काफिर मानते हैं जिनके खिलाफ वे जिहाद कर सकते हैं। ये अमेरिका फर्स्ट का मुद्दा है, ये टेक्सास फर्स्ट का मुद्दा है, ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है, क्योंकि वे नहीं मानते कि हमें अमेरिकियों या ईसाइयों के रूप में अस्तित्व में रहने का अधिकार है। ये एक बहुत ही शानदार बात है जो वो कह रहे हैं, जहां वो ये अंतर स्पष्ट कर रहे हैं कि इसे धार्मिक स्वतंत्रता का मुद्दा समझना बंद कर दे। उन्होंने हमें धार्मिक स्वतंत्रता पर बहस मानने को मजबूर किया, जबकि असल में ऐसा नहीं है। ये एक राजनीतिक विचारधारा है जो हमारी विचारधाराओं के खिलाफ है, कब्जा करना चाहती है।
और उसके साथ उसी तरह पेश आना चाहिए। ये कभी धार्मिक स्वतंत्रता के लिए नहीं थी। उन्होंने इसे इतनी खूबसूरती से पेश किया कि हम भी भ्रमित हो गए। यही तरीका है जिससे वे हमें कमजोर कर रहे हैं, जैसा इस रेड ग्रीन गठबंधन में दिखा। और बेनी, मैंने इसे कैपिटल में देखा है। जिन 10 आज्ञाओं का जिक्र किया था, अंदाजा लगाओ उसके खिलाफ किसने लॉबी की? केयर ने किया है ना, कट्टरपंथी मुस्लिम आतंकवादी समूह। ये दिखाता है कि वे क्या करना चाहते हैं। वे इस देश को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं और वे इस राज्य को भी बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वामपंथी इस बात को लेकर निश्चित हैं। अगर वे टेक्सास ले लेते हैं तो वे देश भी ले लेंगे। टेक्सास के बिना हम रिपब्लिकन राष्ट्रपति नहीं चुन सकते। वे ये जानते हैं और हमारे खिलाफ हैं, जैसे जेम्स टेलरिको। वो पागल है। सही है। तो वो कह रहे हैं कि रणनीति का एक हिस्सा कि वे टेक्सास पर कब्जा क्यों करना चाहते हैं सिर्फ इसके प्रतीकात्मक महत्व के कारण नहीं है, बल्कि इसलिए भी है क्योंकि वे जानते हैं कि जो पार्टी अमेरिका के इस्लामीकरण के खिलाफ लड़ेगी वो रिपब्लिकन है। अगर वे टेक्सास पर कब्जा कर लेते हैं और वहां मजबूत हो जाते हैं तो रिपब्लिकन के लिए चुनाव जीतना बहुत मुश्किल होगा। यही उनकी चाहत है। वे ऐसे स्थानों की तलाश कर रहे हैं जहां वे खुद को स्थापित कर सकें, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि रिपब्लिकन को फिर कभी वोट ना मिले। और वैसे ये कोई साजिश सिद्धांत जैसी बात नहीं है। उन राज्यों के आंकड़े देखिए जहां बाइडेन प्रशासन ने अवैध प्रवासियों को भेजा था, और देखिए कि उन्हें कितनी रणनीतिक रूप से वहां रखा गया था। ये जानना एक पागलपन भरा तथ्य है, लेकिन उन्हें रणनीतिक रूप से उन राज्यों में रखा गया था जिन्हें उन्हें रेड से ब्लू में बदलना था। यही वे कर रहे थे। रणनीति थी कि ज्यादा से ज्यादा प्रवासी लाए जाए ताकि डेमोक्रेट्स हमेशा संख्या के आधार पर सत्ता में रहें। यही इस्लामवादी प्रवासन नीति है, जिसमें वे ऐसे स्थानों पर जाकर संख्या बढ़ाते हैं, वोटों में आगे निकलते हैं और अपने लोगों को काउंसिल में बैठाते हैं। यही उन्होंने यूरोप में किया। ये पागलपन है कि वे सब कुछ हमारी आंखों के सामने कर रहे हैं। ये एक ऐसा आदमी है जो खुद को पादरी कहता है, और मैं ऐसा कहते हुए हवा में उंगलियों से संकेत करता हूं। इसके पीछे एक वजह है। तो गर्भपात का एक बाइबल आधारित तर्क है। ठीक है, हमें सब कुछ जानने की जरूरत नहीं, लेकिन टेक्सास में एक और जीत हो रही है, क्योंकि वे सिर्फ राजनीतिक व्यवस्था ही नहीं, स्कूलों पर भी कब्जा चाहते हैं, जैसा कि हम जानते हैं। जिसने एक प्रिंसिपल नियुक्त किया था, और वो प्रिंसिपल, जैसा कि उनकी सोशल मीडिया पर सामने आया, उन्होंने शरिया कानून के बारे में कुछ काफी विवादास्पद बातें पोस्ट की थीं। शरिया कानून का बचाव और स्पष्टीकरण किया था, और भी कई चीजें। खैर, स्कूल जिला ने विल्किन शो को एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें जिले में प्रिंसिपल पद के फाइनलिस्ट द्वारा अतीत में किए गए कई सोशल मीडिया पोस्ट्स के बारे में पता चला। समीक्षा में पाया गया कि पोस्ट जिला की सोशल मीडिया नीति और कर्मचारियों से अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं हो सकती, इसलिए जांच पूरी होने तक उम्मीदवार को फिर से नियुक्त किया जाएगा। इस कहानी और टेक्सास में इस्लामाबाद के बढ़ते असर पर टेक्सास वासियों की चिंता पर चर्चा करें। तो जहां तक खुद इस कहानी की बात है, वहीं पर शिक्षा एजेंसी ने ये बहुत स्पष्ट कर दिया कि इस तरह का व्यवहार, इस तरह की टिप्पणियां टेक्सास के मूल्यों और टेक्सास के कानून के साथ असंगति स्वीकार्य नहीं है, और ऐसे लोग प्रिंसिपल नहीं बन सकते। ये 2 हफ्ते पहले की गई उस कार्रवाई के बाद आया है जब एक इस्लामी संगठन ने टेक्स एम नाम से टेक्सास ए और एम जैसा विश्वविद्यालय शुरू करने की कोशिश की थी, जबकि उनके पास इसका अधिकार नहीं था। उन्हें बंद कराने के लिए एक मुकदमा दायर किया गया क्योंकि वे अवैध रूप से संचालन करने की कोशिश कर रहे थे। ये डालस के उपनगर ग्रैंड प्रेयरी में उस घटना के बाद आया जब उन्होंने सार्वजनिक पार्क में सिर्फ मुस्लिमों के लिए कार्यक्रम रखने की कोशिश की। हमने इस पर पहले विस्तार से चर्चा की थी। ये वे कदम है जो कोई देश या राज्य पीछे हटने के लिए उठा सकता है, जैसा कि टेक्सास कर रहा है। ये तय करने की आजादी हो कि किसे, खासकर प्रवासियों को, प्रवेश मिले। असल में ये तय करना कि समस्या क्या है आसान नहीं है। ये धार्मिक स्वतंत्रता नहीं, बल्कि वैचारिक कब्जे का मामला है। जो ढांचा बन रहा है उसे रोके, शरीयत कानून को असली रूप में पहचाने और इसके कई पहलुओं को अवैध घोषित करे। जो लोग सत्ता में आने की कोशिश कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करे और कहे कि वे स्कूल में नहीं पढ़ा सकते। इसे और भी तरीकों से किया जा सकता है, क्योंकि स्कूल वाली बात तो बहुत ही अजीब है और वे लोग इस पर बहुत जोर दे रहे हैं। मैं वाइली ईस्ट हाई स्कूल में रिपब्लिकन्स का अध्यक्ष हूँ, और आज हमारे स्कूल के सामने वाई इस्लाम नाम की एक संस्था का बहुत बड़ा टेबल बूथ लगा हुआ था, और वे हाई स्कूल में मुस्लिम लड़कियों को हिजाब दे रहे थे और वे कुरान भी बांट रहे थे। उनके पास शरीयत कानून व इस्लामी चीज़ों के पैम्फलेट्स थे और वे बैग भी बांट रहे थे। वे बहुत चालाक और बेहद संगठित है। वे प्रवासी ला रहे हैं, ढांचा बना रहे हैं और लोगों को ताकतवर जगहों पर बैठा रहे हैं, जैसे स्कूलों के प्रिंसिपल्स। वे स्कूलों में जाकर अपनी विचारधारा फैला रहे हैं। है एक योजना है, ये अधिग्रहण योजना। लेकिन अगर टेक्सास के लोग ऐसे हैं जैसे आप जानते हैं, नहीं 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 नहीं
नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं। तो आपके पास एक समस्या है। तो एमी मेज कोई है जो इस पर बहुत काम कर रही है। टेक्सास में हलचल, शरिया इमाम को सम्मानित किया गया, ईसाई नायक ने जवाब दिया। हम हैरिस काउंटी में इस अपमान को कैसे होने दे रहे हैं? धन्यवाद बहादुर मैरी, आपके उठ खड़े होने के लिए। भगवान आपको आशीर्वाद दे। कल रात हैरिस काउंटी कमिश्नर कोर्ट ने कट्टर इमाम शेख वलीद बोसियोनी को आमंत्रित किया। ये वही इमाम है क्लियर लेक इस्लामिक सेंटर से जिनका मैंने खुलासा किया है, जो हमास को आतंकवादी संगठन कहने से इनकार करते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, एक टेक्सास की ईसाई महिला बैठक में आई और इस वीडियो के खिलाफ खड़ी हो गई। मैं आज हमारे अधिकारी को कमिश्नर गार्सिया के निमंत्रण पर विदा कर रही हूँ। हम सम्मानित और बहुत खुश हैं कि आज शेख वलीद बासियोनी हमारे बीच हैं, ताकि वे यह बता सकें कि यह एक समस्या है जिससे आपको निपटना चाहिए। जो लोग कहते हैं कि उन्हें अपने शहर में इस्लामीकरण पर गर्व है, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। ये गर्व या उत्साहित होने की बात नहीं है। और अब आखिरी बात जिस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, एक और ईसाई खुलासा जो केयर को उजागर करता है। जो लोग नहीं जानते कि केयर क्या है, केयर वो संगठन है जो अमेरिका के इस्लामीकरण पर काम कर रहा है। आप सभी को अब तक इस बारे में अच्छी तरह से पता होना चाहिए। नमस्ते टेक्सास। तो आज हमारे पास विदेशी आतंकवादी संगठन ने टेक्सास राज्य शिक्षा बोर्ड के सामने गवाही दी। अमेरिकन इस्लामिक रिलेशंस काउंसिल को गवर्नर एबर्ट ने विदेशी आतंकी संगठन कहा है और FBI ने इसे मुस्लिम ब्रदरहुड का चेहरा बताया, जो भी आतंकी संगठन है। आज मैं आतंकवादियों से निपटने जा रही हूँ। वे मांगे रखते हैं, तो मैं आपके साथ शमा ज़ायन ZAYAN की मांग पत्र साझा करने जा रही हूँ, जो कहती हैं कि वे अमेरिकन इस्लामिक रिलेशंस काउंसिल की ऑपरेशंस मैनेजर हैं। ठीक है, ये वो तरीके हैं जिनसे टेक्सास के लोग मुकाबला कर रहे हैं। स्कूलों की खुलकर आलोचना करना, डेलीगेशन में जाना, बोर्ड्स के सामने खड़े होना ताकि लड़ सके। अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। हम ऐसी स्थिति में नहीं है जहां इस्लामीकरण ने वास्तव में कब्जा कर लिया हो, लेकिन हम इसका सुनियोजित विस्तार देख रहे हैं। तो ये जिम्मेदारी आप पर है, हर राज्य, हर देश के नागरिकों पर। अगर आपको लगता है कि इस्लामीकरण आपके देश में आ सकता है, तो ये कुछ चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। इसे अपने स्कूलों में जाने से रोके, ऐसे लोगों को वोट दें जो इसे जो है वही कहने को तैयार हों। इन बैठकों में जाएं और विरोध करें। बुनियादी ढांचे या स्कूलों के निर्माण की अनुमति ना दें। इनकी ताकतवर पदों पर नियुक्ति रोकें। अगर ऐसा हुआ तो हमें मौका मिलेगा। इस मुद्दे पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद।